वेलकम बैक गाइस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइस को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। तो देखो, बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरी करता है। ठीक है, दीज आर मतलब दे कैरी बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जंक्शन, इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मिला के हमने ट्रांजिस्टर वर्ड बनाया। ठीक है, तो अब देखो, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें एक एमिटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। जो एमिटर होता है वो हैविली डोप्ड होता है और इसका एरिया जो होता है वो मीडियम एरिया होता है। ठीक है, जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड क्यों होता है? टू रिड्यूस द रिकॉम्बिनेशन इनटू द बेस। ठीक है, बेस में रिकॉम्बिनेशन को कम करने के लिए इसको हम लाइटली डोप्ड रखते हैं। और स्मॉल एरिया इसलिए रखते हैं टू रिड्यूस द जर्नी टाइम, क्योंकि मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर को जाएंगे, तो अगर बेस जितना छोटा होगा, जितना पतला होगा, तो उतना कम समय में एमिटर से कलेक्टर तक हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर कलेक्टर जो होता है वो होता है मॉडरेटली डोप्ड और इसका एरिया भी जो होता है वो होता है लार्जेस्ट टू विथ स्टैंड हीट डिसिपेशन। ओके, अब देखो, जो बीजेटी होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक पीएनपी और एक एनपीएन। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमारे एनपीएन होते हैं। ठीक है, पीएनपी इज लेस प्रिफर्ड बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स 3 टाइम्स। ठीक है, बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस भी होता है, दैट इज इट इज थर्मली लेस स्टेबल। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी इश्यूज आएंगी। ठीक है, ये एक अलग से पॉइंट है, एग्जाम में पूछा था तो मैंने लिख लिया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि सीक्वेंस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ मोनोलिथिक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये बताना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला लेयर जो होगा वो होगा एपी लेयर, फिर होगा ब्यूरिड लेयर, फिर होगा बेस डिफ्यूजन, फिर होगा एमिटर डिफ्यूजन। और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने एबे करके लिख लिया था। E is for epi layer, B is for buried layer, B is for base diffusion and E is for emitter diffusion. ओके, अब देखते हैं। देखो, ये मेरा एमिटर है, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है, और देखो ये दो जंक्शन है। तो ये एमिटर जंक्शन है और ये मेरा कलेक्टर जंक्शन है, राइट। तो JE जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस, JC जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। अब देखो, अगर मैंने अपने एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया और मैंने कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो जो मेरा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो कहलाएगा सैचुरेशन रीजन, कि हमारा जो डिवाइस है वो सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में सर्किट कैसा परफॉर्म करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्विच ऑन की तरह, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम में हमारा डिवाइस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मेरा एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, तो उस समय हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। अगर मेरे दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस हो जाएं, तो उस समय करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी और कट ऑफ रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर कहलाएगा। जब करंट ज़ीरो है मतलब हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो गया या फिर स्विच ऑफ हो गया। और अगर मेरा एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाए और कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, उस समय रिवर्स एक्टिव रीजन कहलाता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अटेनुएटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं नोट पॉइंट। कह रहा है कि इफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमिटर
junction is more than the collector junction, then it is called forward saturation region. Whereas if the forward biasing of JC is more than JE, then it is called reverse saturation region. ठीक है, तो देखो saturation region में क्या है कि मेरे दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है, तो दोनों में भी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। तो अगर JE ज़्यादा फॉरवर्ड बायस्ड है JC से, तो उस समय फॉरवर्ड सैचुरेशन रीजन बोल देंगे, और अगर JC ज़्यादा फॉरवर्ड बायस्ड है JE के तुलना में, तो हम उस समय रिवर्स सैचुरेशन रीजन बोल देंगे। ठीक है, उसी तरह अगर रिवर्स बायस ऑफ एमिटर जंक्शन इज ग्रेटर देन द रिवर्स बायस ऑफ कलेक्टर जंक्शन, उस समय हम उसको फॉरवर्ड कट ऑफ रीजन बोल देंगे, और अगर कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स बायसिंग ज़्यादा है तो उस समय रिवर्स कट ऑफ रीजन बोल देंगे। ठीक है, बीजेटी को स्विच की तरह हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन दोनों में मिला के ही तो एज अ स्विच का फंक्शन करेगा, क्योंकि सैचुरेशन में तो सिर्फ ऑन का फंक्शन कर, लेकिन स्विच तो वो होता है जो ऑफ का भी फंक्शन कर सके ना, तो इस वजह से सैचुरेशन और कट ऑफ दोनों रीजन मिला के बीजेटी एक स्विच की तरह वर्क करता है, और बीजेटी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है एक्टिव रीजन में। ठीक है, अगर दो सर्किट जो है दोनों शॉर्ट सर्किटेड हैं, इसका मतलब कि डिवाइस हमारा कैसा है, रिवर्स बायस्ड है। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ बीजेटी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीजेटी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो हमेशा P से N की ओर होती है। ठीक है, तो देखो अगर डायरेक्शन अंदर की ओर कर दिया तो यानी कि P बाहर होगा, P से करंट N की ओर अंदर जाएगी तो वो PNP हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन बाहर की ओर कर दिया तो वो NPN हो जाएगा। इसमें याद रखने की बात बस ये कि P से N याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P टू N। ठीक है, इन PNP ट्रांजिस्टर electrons flow into the transistor at the collector only into the transistor at the base। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में फ्लो करते हैं ट्रांजिस्टर के बेस से होते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो डायोड इक्विवेलेंट ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो मान लो ये मेरा NPN का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये मेरा N साइड है, ये मेरा P साइड है, राइट, ये मेरा P साइड है, ये मेरा N साइड है, तो PP कंबाइन हो गया, तो एक P मान लो तो NPN हो गया। उसी तरह ये मेरा P है, ये मेरा N है, ये मेरा N है, ये मेरा P है, तो N कंबाइन हो गया, तो देखो ये PNP हो गया। ऐसे हम डायोड इक्विवेलेंट मतलब बीजेटी को हम डायोड से इस तरह से हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीजेटी कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड बाय डायोड्स, sorry, BJT can be represented by diode but can never be replaced by diodes। एल्बर्स मॉल मॉडल यही बताता है कि हम BJT को डायोड से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांजिस्टर को या BJT को कभी भी डायोड से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉन्डिंग फोर्स तो है ही नहीं दोनों डायोड के बीच में। उसके बाद ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ दिस द विड्थ ऑफ द बेस बिकम्स वेरी लार्ज, thus it may happen that no charge carrier will be able to reach the collector। और एक और रीज़न ये है कि विड्थ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम इस तरह से बनाएंगे, और विड्थ बड़ा होगा तो अभी हमने देखा था कि बेस बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन के जर्नी टाइम को बहुत रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन अगर बेस का विड्थ बहुत ज़्यादा होगा तो कोई चार्ज कैरियर जो है वो कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, और P में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये एमिटर, देखो ये मेरा एमिटर बेस जंक्शन है। ठीक है, और ये मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। देखो एमिटर और बेस को हमने देखो फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है। ठीक है, क्योंकि P पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और N पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है। उसी तरह इस N पे हमने पॉजिटिव दिया और
इस बेस पे P पे हमने नेगेटिव दिया, यानी कि ये रिवर्स बायस है, यानी कि एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। ये तो एक्टिव रीजन में हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मान लो बेस रीजन में जाते हैं, तो कुछ क्या होंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा होल्स के साथ, ठीक है। और बाकी जो जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा वो कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। तो 96 से 97 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुँचते हैं और 3 से 4 इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर को फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब करंट तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो देखो, एमीटर करंट की डायरेक्शन है इधर की ओर, राइट। उसी तरह अब यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी इधर को आ रहे हैं, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर की ओर होगा। तो कलेक्टर करंट जो है वो अंदर को जाएगी और एमीटर करंट जो है वो बाहर को निकल रही है। पहली एक ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि बेस आगे बताते हैं क्या होता है। आई ई जो है वो किसकी वजह से है, वो डिफ्यूजन करंट है, ठीक है। आई बी क्या है, मेरा बेस करंट है, या उसी को हम रिकॉम्बिनेशन करंट कह देते हैं। तो जो बेस करंट जो फ्लो होती है ना, वो होती है होल्स की वजह से, ठीक है। और ऑब्वियसली बेस यहाँ पे पी साइड है, मतलब पी टाइप का है, तो पी टाइप में तो होल्स ही ज़्यादा होते हैं, राइट। और आईसी जो है वो क्या है, मेरा लीकेज कलेक्टर करंट, ठीक है। तो देखो, यहाँ से बड़ा अच्छे से हम समझ सकते हैं, अगर किरचॉफ्स लॉ को भी देखें। मान लो ये हमारा जंक्शन है, ठीक है। तो इधर को मेरा एमीटर करंट जा रहा है, ये जा रहा है मेरा कलेक्टर करंट, और ऊपर को जा रहा है मेरा बेस करंट। तो जो एमीटर करंट है वो मेरे बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर ही तो है, ठीक है। सो द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट इज इक्वल टू एमीटर करंट, ठीक है। देखो, एमीटर करंट डिफ्यूजन करंट होता है, पहले ही देख लिए। बेस करंट जो है वो क्या है, मेजॉरिटी कैरियर करंट, दैट इज कैरियर प्रेजेंट इन बेस। अच्छा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस करंट जो होती है वो होल्स की वजह से होती है, ठीक है। डिफ्यूजन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन जो करंट फ्लो कर रही है वो होल्स के डिफ्यूजन की वजह से कर रही है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। बेस करंट इज डिफाइंड एज द रिकॉम्बिनेशन करंट इन द बेस रीजन। बेस करंट को हम डिफाइन करते हैं बेस रीजन में रिकॉम्बिनेशन को, ठीक है। बेस करंट को हम डिफ्यूजन करंट भी या रिकॉम्बिनेशन करंट भी कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट जो होता है वो दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पहला, मेजॉरिटी करंट विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर फ्रॉम एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, IEBC, ठीक है। ये वाला करंट जो 100 इलेक्ट्रॉन हम भेज रहे थे एमिटर से और 96 से 97 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था कलेक्टर तक, ठीक है। तो एक करंट जो होती है कलेक्टर करंट, एक तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, IEBC, दैट इज करंट फ्रॉम एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, ठीक है। और दूसरी करंट जो कलेक्टर में फ्लो होती है वो होती है थर्मली जनरेटेड करंट, ठीक है, जिसको ICO बोलते हैं, और ये माइनॉरिटी कैरियर के वजह से फ्लो करती है हमारे ट्रांजिस्टर में। तो कलेक्टर करंट के देखो दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक थर्मली जनरेटेड करंट की वजह से, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, इन अ ट्रांजिस्टर देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में 3 तरह के करंट होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन करंट, ये तो वो हो गया जो एमिटर से बेस से होते हुए कलेक्टर को जाती है,
ठीक है। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो जंक्शन पे जो बैरियर बन रहा है, ठीक है, वो एक करंट जनरेट करवाता है, दैट इज आवर ड्रिफ्ट करंट। और रिकॉम्बिनेशन करंट क्या है, जब मेरे वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं उस जगह पे आता है ये, ठीक है। तो देखो ICO जो है उसको हम क्या क्या कहते हैं, देखो कलेक्टर लीकेज करंट कह सकते हैं, माइनॉरिटी कैरियर करंट कह सकते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कह सकते हैं, थर्मली जनरेटेड करंट कह सकते हैं, कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट कह सकते हैं, ठीक है। ICO जो होता है, जो हमारा लीकेज करंट है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो दुगनी हो जाती है हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज पे, ठीक है। और जो लीकेज करंट होती है वो जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में मेजर की जाती है और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में मेजर की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं वो कुछ नहीं, हमारे करंट गेन होता है, ठीक है। अल्फा करंट गेन है, बीटा भी करंट गेन है और गामा भी करंट गेन है। करंट गेन क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट जो होती है वही हमारा करंट गेन होती है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं, अगर मेरा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा करंट गेन होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो कलेक्टर करंट अपॉन में एमिटर करंट के बराबर होता है, ठीक है। वैसे मैंने तो इसको बहुत गलत वे में याद किया था, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे एमिटर बेस कलेक्टर है तो कॉमन बेस की बात किए, ठीक है। तो देखो आउटपुट क्या है, कलेक्टर, और इनपुट क्या है, एमिटर, राइट। तो IC अपॉन I जो हो गया वो हमारा करंट गेन ऑफ कॉमन बेस हो गया, ठीक है। तो जो अल्फा होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होता है और इसकी वैल्यू जो होती है जनरली 0.98 होती है और आइडियल केस में 1 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो बीटा भी करंट गेन है, ठीक है। इसको हम बीटा को ही ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बोल देते हैं, किसको, बीटा को। और जो कॉमन एमिटर का करंट गेन होगा, ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होगा उसको हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू वैसे टिपिकल वैल्यू तो 49 होती है, लेकिन ये 30 से लेकर 300 तक के बीच का रेंज होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी 49 पे होती है। तो अब देखो फिर से EBC, ठीक है। अब कॉमन एमिटर बोल दिया, तो ये मेरा कॉमन एमिटर है। तो अब हम आउटपुट कहाँ से लेंगे, आउटपुट तो कलेक्टर से लेंगे, IC अपॉन में IB, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB हो गया। अब क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि बीटा को जो है ना वो हम लोग अल्फा के टर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा होता है। उसी तरह अल्फा को हम बीटा के टर्म में भी बता सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा के केस में नीचे नेगेटिव हो जाएगा, बीटा के केस में नीचे में पॉजिटिव हो जाता है, ओके जी। अब हम देखते हैं गामा ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो गामा जो है वो भी करंट गेन है, वो किसका है, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब आओ भाई फिर EBC बनाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमारा कलेक्टर कॉमन है, तो अब यहाँ से नहीं लेंगे। तो अब जो है ना हम जो आउटपुट लेंगे वो एमिटर से लेते हैं, ठीक है। तो IE अपॉन में, मतलब आउटपुट जो है IE हो गया और इनपुट जो है वो बेस से जाता है। तो गामा इज इक्वल टू IE अपॉन में IB, राइट। अब देखो जो IE है हमने अभी पढ़ा था कि एमीटर करंट जो होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। तो IE को हम IB प्लस IC लिख सकते हैं, राइट।
तो IB अपॉन IB1 और IC अपॉन में IB और IC अपॉन में IB क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, तो गामा को हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा। गामा को ही हम स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं और बीटा की वैल्यू तो 49 होती है, तो गामा क्या होगा 49 प्लस 1 50। ठीक है, अब देखते हैं, देखो सैचुरेशन रीजन में, ठीक है, जो कलेक्टर करंट होता है वो लेस होता है किसके, या वो कम होता है या बराबर होता है बीटा IB के। ये क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन में IB है, तो इसका ये भी मतलब हो गया कि IC इज इक्वल टू बीटा IB, राइट। तो सैचुरेशन रीजन में जो कलेक्टर करंट होगा ना वो बीटा IB के बराबर होगा या इससे कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, 49 थी। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि सैचुरेशन रीजन में ना जो मेरा बेस करंट होता है वो IC अपॉन में बीटा से बड़ा होता है। ठीक है, तो कलेक्टर करंट जो है, समरी ये है कि कलेक्टर करंट जो है सैचुरेशन रीजन में बीटा IB के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं लीकेज करंट्स पर, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो देखो लीकेज करंट जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 तरीके से शो किया जाता है, एक ICO, एक ICBO और एक ICEO। ठीक है, तो ICO और ICBO को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। देखो, लीकेज करंट पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन सर्किट। ठीक है, अब क्या है, मेरा जो एमिटर है वो देखो यहाँ पे ओपन सर्किट है। ठीक है, तो जो लीकेज करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, वो बेस से कलेक्टर में ही तो फ्लो करेगी। लीकेज करंट पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो इसी करंट को हम ICO कह देते हैं या ICBO कह देते हैं। ठीक है, तो ICBO जो होता है वो होता है लीकेज करंट प्लस हाई फ्रीक्वेंसी करंट स्किन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि ICBO जो है वो ICO से ज़्यादा होता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, और अगर फ्रिक्वेंसी बहुत हाई नहीं है तो रफली ICBO जो होता है वो ICO के बराबर ही होता है। ठीक है, अब आया मेरा ICEO, तो ये क्या है, लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब अगर हम बेस को खोल देंगे तो जो लीकेज करंट है वो कलेक्टर से एमिटर की ओर फ्लो करेगी, राइट। तो ये करंट हम देते हैं 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, या फिर इसको हम क्या ये नहीं कह सकते हैं गामा इंटू ICBO, कह सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस बीटा जो है वो गामा ही तो होता है, राइट। तो ये दो चीज़ ध्यान देना, एक होता है मेरा लीकेज करंट, ठीक है, ICO, ऊपर देख लो। ठीक है, और ये कब होता है, जब हम एमीटर सर्किट को ओपन कर देते हैं, उस समय जो लीकेज करंट फ्लो करेगी उसको हम ICO या ICBO कहते हैं। ठीक है, ICO और ICBO रफली इक्वल होते हैं, लेकिन अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हो जाए तो स्किन इफेक्ट के कारण ICBO में एक और फैक्टर जुड़ जाता है। ठीक है, तो उस केस में ICBO ICO से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये था ICEO क्या होता है कि अगर हम बेस को ओपन सर्किट कर दें तो जो मेरा कलेक्टर जो लीकेज करंट है वो कलेक्टर से एमीटर को फ्लो करेगी, और वो हम लोग देते हैं 1 प्लस बीटा इंटू ICBO से। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे कम करंट होता है ICO। ठीक है, उससे बड़ा अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ICBO वाले फैक्टर को इंक्लूड करेंगे तो ICBO उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होता है ICEO।
ठीक है। उसी तरह देखो हमारा अल्फा सबसे छोटा होता है 0.98, बीटा 49 और गामा 50, राइट। ये दो चीज भी ध्यान देना। अब हम देखते हैं थर्मल वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर, राइट। तो देखो ये है मेरा बेस, ये है मेरा कलेक्टर, ये है मेरा एमिटर, ठीक है। तो बेस कलेक्टर वोल्टेज को VCB से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो और हमको क्या करना है, जो बेस एमिटर वोल्ट मतलब जंक्शन है मेरा, एमिटर बेस जंक्शन जो है, ठीक है, जहां से हम इनपुट देते हैं, इनपुट तो हम यहीं से देते हैं एमिटर से, राइट। तो उस केस में देखो मेरा VBE जो है वो 0.2 होगा जर्मेनियम के लिए, यानी वेरिएबल पोटेंशियल की बात हो रही है, और 0.7 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए, ठीक। तो अब बचा क्या, VCE, जहाँ पे हम लेते हैं आउटपुट, ठीक है, कलेक्टर से ही तो आउटपुट लेते हैं। तो जो, या फिर ऐसे भी समझो, अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें तो VCE का जो वोल्टेज है ना, ये पूरा जो वोल्टेज है ना VCE, वो ये वोल्टेज यानी VCB प्लस VBE के बराबर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर डेसिपेशन इन ट्रांजिस्टर, PD/PT, किसी भी चीज से हम डिनोट कर सकते हैं। देखो पावर डेसिपेशन जो होती है ना, वो होती है कलेक्टर करंट मल्टीप्लाई बाय कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। यानी कि कलेक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रही है उसका मल्टीप्लिकेशन हम पूरे वोल्टेज से अगर करते हैं तो हमको पावर डेसिपेशन मिल जाएगा। VCE से अगर हम कलेक्टर करंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर डेसिपेशन मिल जाएगा। अब देखो क्या होता है कि कट ऑफ रीजन में आउटपुट हमें ज़ीरो मिलता है, यानी कलेक्टर करंट क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। और जब कलेक्टर करंट ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई VCE कोई मतलब रह जाएगा, पावर डेसिपेशन हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब कट ऑफ रीजन में जो पावर डेसिपेशन होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में मेरा जो IC होता है, कलेक्टर करंट होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन हमारा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज उस समय 0.2 वोल्ट के ही आसपास होता है, यानी वोल्टेज बहुत नेग्लिजिबल है। तो पावर डेसिपेशन भी क्या होगा सैचुरेशन रीजन में, हमारा नेग्लिजिबल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन में हमारा कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दोनों ही मॉडरेट होते हैं, और इस केस में हमारा पावर डेसिपेशन जो होता है वो IC इंटू VCE के बराबर होता है, और जो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होता है वो एक्टिव रीजन में ही होता है, ठीक है, गुड। अब उसके बाद हम देखते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर इसी को अर्ली इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो जो मेरा डिफ्यूजन करंट होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में भी जो DN है वो क्या है, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन या करियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मेरे चार्ज कैरियर होंगे उतना ज़्यादा मेरा डिफ्यूजन करंट होगा, राइट। तो अब देखो क्या होता है, अगर मेरा एमिटर करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, समझना, अगर मेरा एमिटर करंट ज़्यादा होगा तो मेरी जो बेस करंट है वो कम होगी, और मेरा जो कलेक्टर करंट है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। When reverse bias is applied and increased, समझना, देखो ये किस केस में होगा, मान लो कि हम रिवर्स बायस लगा देते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, और हम एमिटर बेस जंक्शन को ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने लगाया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस का वोल्टेज क्या किए, हमने बढ़ाया, तो हमारा क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो जो डिप्लीशन लेयर पहले इतना था वो अब इतना होगा,
ठीक है। अब मेरा डिप्लीशन लेयर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी विड्थ जो है वो बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी कि नहीं। और अगर विड्थ बढ़ेगी तो इफेक्टिव बेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं समझे, समझाते हैं। When reverse bias is applied and increased, depletion layer increases। ठीक है, तो देखो डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, समझना समझना समझना। इसको कैसे समझाएं, किस जगह पर समझाएं, इरेजर है कहीं, ठीक है, इरेजर से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा P है और ये मेरा N है, ये मेरा N है, ये वाला मेरा P है और ये वाला मेरा N है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, तो इस जंक्शन पे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, और ये वाला जो जंक्शन है ये हमने रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायस पे ये जो जंक्शन है N और P का, इसका जो क्या है वो विड्थ बढ़ेगा। तो अब जब इसका विड्थ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका विड्थ बढ़ रहा है रिवर्स बायसिंग पे बढ़ाने पे, तो जो मेरा इफेक्टिव बेस जो पहले मेरा पी, मतलब देखो पीएन जंक्शन का बेस बढ़ रहा है, लेकिन मेरे ट्रांजिस्टर का तो बेस छोटा हो गया इसके वजह से, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि जब हम एमीटर बेस जंक्शन को ओपन सर्किट रख के रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने लगता है और इफेक्टिव बेस ट्रांजिस्टर का, ठीक है, इफेक्टिव बेस एरिया जो ट्रांजिस्टर का होता है वो कम हो जाता है। और इसी बेस नैरोइंग को हम क्या कह देते हैं, अर्ली इफेक्ट कह देते हैं या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कह देते हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज समझते हैं इसी से, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरा N था, ये मेरा P था, ये भी मेरा N था, ये मेरा P था। तो पहले P मेरा देखो इतना बड़ा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सिर्फ इतना बड़ा रह गया, ये एरिया खत्म हो गया। अब मेरा जो बेस है वो सिर्फ इतना बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या है, बेस मेरा छोटा होने की वजह से क्या मेरा बेस करंट कम नहीं होगा, अब तो कम इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, या कम होल्स बचे ना रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में हमारा एमीटर करंट बढ़ जाता है, बेस करंट कम हो जाता है और कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। ये समझने की जरूरत है। तो देखो अर्ली इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है, बेस करंट कम हो जाती है, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट बढ़ जाती है। ठीक है, बीटा इंक्रीजेस बाय अ लार्जर वैल्यू एंड अल्फा इंक्रीजेस बाय अ स्मॉलर वैल्यू। तो अल्फा क्या था, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, और बीटा क्या था, करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर। ठीक है, यही था। तो क्या है कि बीटा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अल्फा की वैल्यू जो है वो बहुत कम वैल्यू से बढ़ेगी। बढ़ेंगे दोनों, राइट, बढ़ेंगे दोनों। अब हम देखते हैं, देखो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कब से कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कर रहे हैं, अब ये कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हम इधर से देखेंगे इस सर्किट को और हम इधर से देखेंगे इस सर्किट को। दोनों तरफ देखने से हमको देखो बेस जो है वो दिख रहा है बीच में, है कि नहीं। तो बेस हमें दिख रहा है, यानी कि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कलेक्टर करंट यहाँ पे है। अब देखो क्या है कि हम बेस और एमीटर पे एक पावर सोर्स लगा देंगे और हम एक बेस और कलेक्टर पे पावर सोर्स लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखो VEB की जगह VBE होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेस से जुड़ा है। ठीक है, तो देखो कलेक्टर करंट जो होगा, हमने कहा था ना कलेक्टर करंट दो चीज़ों से बनता है, एक एमिटर टू बेस टू कलेक्टर करंट और एक थर्मली जनरेटेड करंट या लीकेज करंट। तो यहाँ पे भी जो कलेक्टर करंट है मेरा वो INEBC प्लस ICO के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कॉमन बेस में हम अल्फा लेते हैं, राइट। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट यहाँ पे है तो IC, इनपुट कहाँ पे है IE। ठीक है, यही अल्फा के बराबर होता है। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE तो है ही, लेकिन एक ICO भी जुड़ रहा है और वो वही होता है थर्मली जनरेटेड करंट, राइट। अब देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनपुट हम दे कहाँ से रहे हैं, तो एमीटर से दे रहे हैं। ठीक है, तो एमीटर करंट और बेस टू एमीटर वोल्टेज ही हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो VBC कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है, इसमें VBC जो है वो कांस्टेंट होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में VBC इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, तो हम आउटपुट कहाँ पे ले रहे हैं, कलेक्टर पे ले रहे हैं। तो कलेक्टर करंट और बेस कलेक्टर वोल्टेज के बीच में जो कर्व बनेगा वो मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा फिगर है इसमें हमको समझना है, ये जो कॉमन पॉइंट है इनको जोड़ रहा है। ठीक है, इसके इधर का रीजन सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ये जो मेरा ये पूरा रीजन है ये मेरा एक्टिव रीजन है, और इस लाइन के जो नीचे की लाइन है ये पूरा, ये मेरा कट ऑफ रीजन है, राइट। ठीक है, तो जो मेरा ICO जो मेरा लीकेज करंट है ना वो भी ये नीचे ही हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो लोवेस्ट होता है। ठीक है, अगर लोवेस्ट इनपुट रेजिस्टेंस है इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद करंट गेन देखते हैं। करंट गेन तो ऐसे भी हम देख रहे थे 0.98 के बराबर था करंट गेन हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक का 49 था और एक का 50 था। ठीक है, तो देखो यहाँ से समझते हैं, इसका लोवेस्ट करंट गेन हो गया, तो 49 वाला कौन सा था, कॉमन एमिटर था, नहीं कॉमन कलेक्टर था शायद, नहीं कॉमन एमिटर का 49 था। तो इसका करंट गेन कैसा होगा, मॉडरेट करंट गेन, क्योंकि बीच का है, हाई साइड पे ही है। और कॉमन कलेक्टर का करंट गेन देखो 50 होता है, इस वजह से हाईएस्ट करंट गेन इसको हम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो वोल्टेज गेन के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, जो वोल्टेज गेन होता है ना कॉमन बेस का वो हाई वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, और हाईएस्ट वोल्टेज गेन जो होता है ना वो होता है हमारा कॉमन एमिटर का, और कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है ना वो लोवेस्ट वोल्टेज गेन होता है, लेस देन यूनिटी। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे, बस ये तो अभी हम कंपैरिजन के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो कॉमन बेस में मेरा इनपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट, आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट, जो मेरा करंट गेन है वो यूनिटी भी कह सकते हैं आइडियल कंडीशन पे, या फिर लो होता है। ठीक है, 0.98, और वोल्टेज गेन हाई होता है, हाईएस्ट नहीं होता है। पावर गेन मॉडरेट होता है, फेज शिफ्ट 0 डिग्री का होता है, यानी कि जो इनपुट देंगे तो हमारा कोई भी सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होगा, उसके फेज में कोई भी अंतर नहीं आएगा, उसी तरह का हमको सिग्नल आउटपुट पे भी मिलेगा, और ये ऑफर करता है लार्ज बैंडविड्थ। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ किस लिए करते हैं,
इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसको इधर से देखें, इसको इधर से देखें, हमको एमीटर दिखा बीच में। ठीक है, तो ये भी हम उठा लेंगे। अच्छा जी, कॉमन एमीटर हो गया। अब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में, इनपुट दे कहाँ पे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो, तो ये बेस और एमीटर के बीच में। ठीक है, तो बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज लगाओगे वो VBE होगा, और बेस करंट IB होगा, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई, इसमें VCE कांस्टेंट होता है, ये लर्न करना है। अब देखते हैं इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो हम आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर पे, ठीक है, तो IC होगा, और वोल्टेज कहाँ पे ले रहे हैं, VCE। ठीक है, तो VCE और IC के बीच में बना हुआ ग्राफ हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और बेस करंट और VBE बेस एमिटर वोल्टेज पे बना हुआ ग्राफ हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ठीक है, इसमें भी वही, इसके इधर वाला सेचुरेशन रीजन, ये मेरा एक्टिव रीजन, नीचे वाला कट ऑफ रीजन, लीकेज करंट देखो इधर ही फ्लो करेगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, करंट गेन भी मॉडरेट होता है। इसका वोल्टेज गेन जो होता है ना वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन जो है वो कॉमन एमिटर का, और जो लोवेस्ट वोल्टेज गेन है वो कॉमन कलेक्टर का, लेस देन 1। ठीक है, पावर गेन भी इसका हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यानी बहुत पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। और इसकी खासियत ये होता है ना कि ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में फिर से वही सेम चीज़। ठीक है, इनपुट देखो ICB VCB में सेम चीज़ सब है, बस इसमें देखो हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस और लोवेस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको हम बफर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कॉमन कलेक्टर को हम वोल्टेज फॉलोअर भी बोलते हैं या एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं। ठीक है, लोवेस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, हाईएस्ट करंट गेन, लोवेस्ट वोल्टेज गेन, लेस देन यूनिटी, फेज शिफ्ट इसमें भी 0 होती है, मॉडरेट पावर गेन होता है। इसको हम एज ए इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इतने पे ही रखते हैं, आगे फिर देखते हैं ये DC वाला।